साथियों YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वैदिक सभ्यता। तो हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में वैदिक सभ्यता के बारे में। तो साथियों आप लिख लीजिएगा वैदिक सभ्यता। बिल्कुल ऐसी सभ्यता जिससे हमें वेदों के बारे में जानकारी मिलती है उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तर वैदिक काल होता है और एक पूर्व वैदिक काल। तो आप लिख लीजिएगा वैदिक सभ्यता को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता को अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें से एक जो भाग होता है वो है ऋग्वैदिक काल। एक जो भाग है उसका नाम है ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो भाग है उसका नाम है उत्तर वैदिक काल। एक भाग है जिसका नाम है ऋग्वैदिक काल और जो दूसरा भाग है उसका नाम है उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। उसमें से एक आता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल। अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल का तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था ऐसा माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना गया है। वही अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना गया है। कब से? 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना गया है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से हम दो भागों से बांट सकते हैं। उसमें से एक आता है ऋग्वैदिक काल जिसका कार्यकाल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य का, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका जो कार्यकाल है वो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का। यानी इसका जो कार्य था वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का था। कब से? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। क्लियर हो गया? बिल्कुल। वैदिक सभ्यता से हमें किन की जानकारी मिलती है? वैदिक सभ्यता से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। किन की जानकारी मिलती है? वैदिक सभ्यता से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। कई बार प्रश्न आता है कि वैदिक सभ्यता से किसकी जानकारी मिलती है? तो वैदिक सभ्यता से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। और ऐसे माना जाता है कि जो आर्य व्यक्ति थे वो संभवतः भारत के या मध्य एशिया के थे। अगर भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपको बताता हूँ कि जो आर्य हैं सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे थे? तो आर्य सबसे पहले पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बसे थे। कहाँ पर बसे थे? अब पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। कई बार अगर आपसे पूछ ले कि आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे थे, आर्यों का जो मूल निवास है मध्य एशिया को माना गया है। और आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ पर आकर बसे थे? तो आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। कहाँ आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास किसको माना गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि आर्यों का जो मूल निवास है, आर्यों का मूल निवास किसको माना गया है? तो आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया को माना गया। किसको माना गया है? मध्य एशिया को। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास किसको माना जाता है? तो आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है कि आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। कौन सी थी? वैदिक। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। तो ये एक कौन सी सभ्यता थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर आपसे पूछ ले कि वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है तो शहरी या ग्रामीण, तो आपको याद रखना है कि जो वैदिक सभ्यता है वे ग्रामीण सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता की भाषा कौन सी है आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना साथियों, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। कौन सी भाषा है इसकी? इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। कौन सी भाषा है? इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंडिकेट करता है? तो मैं आपको बता देता हूं। आर्य जो शब्द है, आर्य शब्द
आर्य शब्द भाषा इंगित को करता है। किसको? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। किसको समूह करता है? आर्य जो शब्द है वो भाषा समूह को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में कुल, ग्रामीण, वैश्य, जन और राष्ट्र। यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर्यों में जो सबसे छोटी जो इकाई है, आर्यों में सबसे जो छोटी इकाई मानी गई है वो किसको मानी गई? तो सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, फिर वैश्य, फिर जन और राष्ट्र। ये ध्यान रखना, सबसे पहले कुल आता है, उससे बड़े की बात करते हैं तो ग्राम, उससे बड़े की बात करते हैं तो वैश्य। देखिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल, ग्राम, वैश्य, कुल, ग्राम, वैश्य, फिर जन और राष्ट्र, फिर जन और राष्ट्र है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्यों की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी, और आर्यों की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो क्या थी? राष्ट्र। तो यहां पर कुल तो आर्यों की सबसे छोटी इकाई थी, आर्यों की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। और राष्ट्र क्या था? आर्यों की यहां पर जो बड़ी इकाई माना गया था, जिसे हम कहते हैं कि हमारा क्षेत्र, फिर गांव आता है, फिर जिला आता है, फिर राज्य आता है और फिर राष्ट्र आता है। तो यहाँ जो राज्य है वो जन से रिलेटेड शब्द है। यहाँ जो राज्य है वो किससे रिलेटेड है? जन से संबंधित है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, विश्व का प्रधान विश्वपति होता था, जन का शासक राजन कहलाता था। विशेष का ध्यान रखना, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख रूप से थे। बिल्कुल आपके सामने जो लिखा है इसकी आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज पढ़ रहे हैं इस क्लास में वैदिक सभ्यता। आप सभी को पता होगा साथियों, वैदिक सभ्यता को हम मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से एक भाग आता है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता उत्तर वैदिक काल। अगर हमें पूछ ले कि ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल क्या था, तो ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। वही अगर हम बात करते उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल का जो कार्यक्रम माना गया था वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया था। ठीक है, अब आर्य सबसे पहले भारत में आकर कहां बसे थे? तो आर्य सबसे पहले भारत के अंदर पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्य सबसे पहले भारत में कहां पर आकर बसे थे? तो आर्य सबसे पहले भारत के अंदर पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। कहां पर आकर बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्यों का मूल निवास किसको माना गया? तो साथियों याद रखना है कि आर्यों का जो मूल निवास है मध्य एशिया को माना गया। किसको माना गया? मध्य एशिया को माना गया। आर्यों द्वारा निर्मित भाषा कौन सी थी? तो आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? वैदिक सभ्यता। और आर्यों की जो प्रमुख भाषा थी वो संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। और वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता है। शब्द आर्य किसको इंडिकेट करता है? शब्द आर्य भाषा समूह को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? शब्द आर्य भाषा समूह को इंडिकेट करता है। आर्यों में जो सभ्यता का जो निवास था, आर्यों का जो रहने का जो क्रम था वो किस प्रकार था? सबसे छोटा इसमें जहां पर लोग निवास करते थे उसको बोलते थे कुल। कुल से बड़ा होता था ग्राम, ग्राम से बड़ा होता था विश्व, विश्व से बड़ा होता है जन, और जन से बड़ा होता है राष्ट्र। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझे? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से, थोड़ा अपन आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं आर्यों की प्रशासनिक इकाई। आर्यों की प्रशासनिक इकाई। आर्यों की प्रशासनिक इकाई। अब आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम। इकाई का आरोही क्रम ऐसे लिख लो आप। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बताइए जल्दी से। सबसे पहले कुल होगा। कुल से बड़ा कौन होगा? कुल से बड़ा ग्राम होगा। ग्राम से बड़ा कौन होगा? ग्राम से बड़ा विश्व होगा। विश्व से बड़ा कौन होगा? विश्व से बड़ा जन होगा। और जन से बड़ा कौन होगा? राष्ट्र होगा। ये आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम है। ये आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम है।
विशेषकर रखना, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। ये जो ग्राम है इनका मुखिया था, इनके मुखिया को क्या कहा जाता, तो ग्राम के जो मुखिया थे उसको ग्रामीण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यहाँ का जो मुखिया था इसको ग्रामीण कहा जाता, यानी गांव का जो मुखिया था उसको क्या कहा गया था, ग्राम का जो मुखिया था उसको ग्रामीण कहा गया था। क्या कहा गया था, ग्रामीण कहा गया था। देखिए आरयू की प्रशासनिक इकाई का जो आरोही क्रम है वो कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र है। अब याद रखिएगा गांव का जो मुखिया था उसको क्या कहा जाता था, गांव का जो मुखिया था उसको ग्रामीण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्रामीण कहा जाता। विश्व का प्रधान विश्वपति होता था। याद रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का प्रधान कौन होता था, इस विश्व का जो प्रधान था वो विश्वपति था। कौन था, विश्वपति। तो विश्व का जो प्रधान था वो कौन था, विश्वपति था। विश्व का जो प्रधान था वो कौन था, विश्वपति था। और जन के शासक राजन कहलाते थे। इसी प्रकार बात करते हैं अपन जन की, तो जन का जो शासक था वो क्या कहलाता था, जन का जो शासक था वो राजन कहलाता था। क्या कहलाता था, जन का जो शासक था वो राजन कहलाता था। क्या कहलाता था, जन का जो शासक था वह राजन कहलाता था। विशेषकर ध्यान रखिएगा, जन का शासक क्या कहलाता था, राजन कहलाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। अब याद रखना राज्य अधिकारियों की बात करते हैं तो राज्य अधिकारी को, एक मिनट रुकना भैया, एक मिनट। राज्य अधिकारियों की बात करते हैं, राज्य अधिकारियों की बात करें तो राज्य अधिकारियों में प्रमुख पुरोहित व सेनानी थे। बिल्कुल, राज्य अधिकारियों में प्रमुख कौन थे, राज्य अधिकारियों की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें प्रमुख थे पुरोहित व सेनानी थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। अब इसमें भी याद रखना, वशिष्ठ था वो तो रूढ़ावादी था, और अगर बात करते हैं विश्वामित्र की वो उदारवादी थे। वो कौन से थे, उदारवादी थे। विशेषकर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल, सूत, रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहला जाते हैं। अब देखो आर्यों में रत्नी किनको कहते हैं, तो रत्नी अधिकारी कौन होते थे, आर्यों के अंदर जो वैदिक सभ्यता थी उसमें रत्नी अधिकारी कौन होते थे, तो इसमें जो रत्नी अधिकारी होते थे वो कौन कौन होते थे, वो होते थे सूत, रथकार और कम्मादी। कौन होते थे, वो होते थे भैया सूत, रत्नकार और कम्मादी। कौन थे, सूत, रत्नकार और कम्मादी, ये रत्नी अधिकारी कहलाते थे। कौन कहलाते थे, रत्नी अधिकारी कहलाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। यानी इनकी अगर संख्या की बात करते हैं तो राजा सहित करीब 12,000 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 12,000। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। 12 होती थी। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 होती थी। कितनी होती थी, 12 होती थी। बिल्कुल, विशेषकर ध्यान रखना, पुरुष, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। आर्यों के अंदर जो प्रमुख रूप से गुप्तचर थे वो कौन कौन थे, तो आप विशेष का ध्यान रखना। गुप्तचर का मतलब यहां पर क्या है, देखिए जो शब्द आ रहा है गुप्तचर, आर्यों के अंदर गुप्तचर वो व्यक्ति होते थे जो देख रेख का काम करते थे। किसका काम करते थे, देख रेख का काम करते थे। इसमें भी गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक था पुरुप और दूसरा था स्पष्ट। कौन था, दो गुप्तचर थे वो 2 प्रकार के थे, उसमें से एक था पुरुप और दूसरा था स्पष्ट। अब पुरुप कौन होता था, पुरुप एक प्रकार से दुर्गपति होता था। ये दुर्गपति का गुप्तचर होता था और ये जनता के मध्य देख रेख करता था। ये दुर्गपति का गुप्तचर होता था और जो स्पष्ट था वो जनता की देखरेख करता था। किसकी देखरेख करता था, जनता की देखरेख करता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी था। वाजपति कौन था, तो याद रखना वाजपति कौन था, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी था। कौन सी भूमि का अधिकार था, गोचर भूमि का अधिकारी था। वाजपति कौन था भैया, तो वाजपति अगर आपसे पूछ ले तो वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी था। कौन सी भूमि का अधिकारी था, गोचर भूमि का अधिकारी था।
उग्र कौन था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अच्छा, उग्र का प्रमुख कार्य क्या था? तो उग्र का प्रमुख कार्य था कि जो भी अपराधी होते थे उनको पकड़ने का काम करता था। जो भी अपराधी होते थे वैदिक सभ्यता में, उनको पकड़ने वाला व्यक्ति उग्र कहलाता था। कौन कहलाता था? उग्र कहलाता था। सभा एवं समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभात लोगों की एक संस्था थी, और जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। तो याद रखना, ईशान किसको कहा जाता था? ईशान सभा और समिति, सभा व समिति, ये एक सभा व समिति संस्था थी, और इनका जो अध्यक्ष था वो कौन कहलाता था? इनका जो अध्यक्ष था वो ईशान कहलाता था। तो चलिए हम आपके सामने एक बार रिवाइज करा देते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है वो आ रहा है सबसे पहले आर्यों की प्रशासनिक इकाई। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई था उसका आरोही क्रम था। सबसे छोटी इकाई कुल, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र था। ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामीण कहलाता था। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था। विश्व को प्रधान कहा जाता था, और इनका जो मुखिया था वो विश्वपति कहलाता था। इसी प्रकार जन का शासक होता था मुख्य, और इसका जो मुखिया होता था उसको राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में प्रमुख थे पुरोहित और सेनानी। अगर अपन राज्य अधिकारियों की बात करते हैं तो राज्य अधिकारियों में जो प्रमुख थे वो पुरोहित और सेनानी थे। कौन थे? पुरोहित और सेनानी थे। रत्नी अधिकारी जो 3 प्रकार के थे, सूत, रत्नकार और कम्मादी, इनकी संख्या करीब 12 हुआ करती थी। गुप्तचर कौन होते थे? गुप्तचर वो होते थे जो पूर्व यानी दुर्गपति की संस्था पर नजर रखता था, स्पष्ट जनता के कार्यों पर नजर रखता था। इसी प्रकार वाजपति कौन होता था? गोचर भूमि का जो शासक था, गोचर भूमि का जो अधिकारी था वो वाजपति कहलाता था। उग्र कौन होता था? उग्र वैदिक सभ्यता में अपराधियों जो भी अपराध होता था या अपराध होता था, जो भी अपराध हो जाता उसके अपराधी को पकड़ने वाला जो व्यक्ति था वो उग्र कहलाता था। सभा व समिति आर्यों की प्रमुख संस्था थी, और इसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? ईशान इसका प्रमुख अध्यक्ष होता था। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? हाँ जी, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने वैदिक सभ्यता का पार्ट नंबर 1 अपडेट करा दिया है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। कल हम वैदिक सभ्यता का अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें इससे आगे अपन पढ़ेंगे। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि साथियों, अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर अगर नए नए आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर साथियों इसका फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं।